नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। देखिए, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो यूपी ट्रिपल एससी का लेखपाल का जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कैसे करवाना है। इस वीडियो में पूरी बात करने वाला। देखिए, काफ़ी लंबा इंतजार था। डीबी तक आने के लिए काफ़ी हम लोगों ने संघर्ष किया। उसके बाद जो है डीबी का आज डेट जो है घोषित हो गया है। देखिए, डीबी काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाला है। आप सभी को पता होगा, आपने नोटिस पढ़ लिया होगा। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि जो 8,000। देखिए, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि मैं जो है इससे पहले एक दो एग्ज़ाम की, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट 2019 का डीबी करवा चुका हूँ और भी एक दो परीक्षा की डीबी करवा चुका हूँ। तो मैं डीबी का जो पूरा अनुभव बताऊँगा कि मैंने अपने कैसे फॉर्म भरा था और आपको फॉर्म कैसे भरना है, प्रपत्र कैसे भरना है, कोई गलती कैसे नहीं करनी है। तो वीडियो में सारी डिस्कशन की जाएगी और आपका सारा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। इसलिए वीडियो में ज़रूर अंत तक बने रहिएगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहली बार डीबी करवाने जा रहे होंगे, उनको विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है ताकि बाद में आपको परेशानी न हो। तो जो 8,085 पदों के लिए था, देखिए इसमें साफ साफ लिखा है कि 22 लोगों को जो है परीक्षा से डिबार करते हुए ये जो लिस्ट जारी किया गया है, यानी कि जो आपका पूरा प्रोग्राम जारी किया गया। ये आपका डीबी कहाँ पर होगा, तो ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का जो कार्यालय है वो पिकअप भवन तृतीय तल है, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ। तो जिसको नहीं पता है वो आसानी से पहुँच सकते हैं। बहुत ही प्राइम लोकेशन है, यहाँ पर पहुँचने में कोई परेशानी नहीं होता। मंडी परिषद का भी ऑफिस से बगल में है और पिकअप भवन जो है बहुत ही पॉपुलर जगह है, तो आप आसानी से पहुँच जाएंगे, लखनऊ में ही है। तो ये आपका जो डीबी शुरू होना है वो 19 तारीख से शुरू होना है। प्रतिदिन जो है लगभग 700 लोगों का जो है डीबी करवाया जाएगा। तो 19 सितंबर से शुरू होगा और कब तक चलने वाला है, तो 30 नवंबर तक जो है डीबी चलने वाला है। तो काफ़ी लंबा डीबी चलने वाला है क्योंकि 27,433 लोगों का जो है डीबी करवाना था। अब देखिए, लिखा गया है कि राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा के अंतर्गत लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर अभिलेख परीक्षण हेतु चिन्हित 27,433 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर व अन्य 4 प्रपत्रों को जो है आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। ये चारों जो है आपको डाउनलोड कर लेना है वेबसाइट से। इसके साथ साथ क्या होना चाहिए आपके पास, अब देखिए। अतः अभिलेख परीक्षण हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित अनिवार्य अर्हता के सापेक्ष समस्त अंकपत्र व प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र एवं आयु में शिथिलता के संबंध में प्रमाण पत्र की मूल प्रतियों सहित छाया प्रति, पासपोर्ट साइज 2 रंगीन फोटोग्राफ के साथ ही डाउनलोड किए गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर व अन्य 4 प्रपत्रों की मुद्रित प्रतियों के में वांछित प्रविष्टियां अंकित कर निर्धारित तिथि व समय पर यूपी ट्रिपल एससी के ऑफिस में जो है आपको पहुंचना ज़रूरी है। अभिलेख परीक्षण हेतु फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर आईडी जो भी, उसका मूल प्रति एवं छाया प्रति अवश्य लेकर उपस्थित हों। तो ये बात यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम आगे बात करते हैं। तो ये सब हाई कोर्ट वाला जो रिट है ये सब अधीन है, लिखा कि सब जो है हाई कोर्ट की रिट के अधीन है जो चल रहा है। उससे देखिए कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अब हम आते हैं प्रपत्र आपको भरना कैसे, क्योंकि सबसे बड़ा जरूरी काम प्रपत्र वाला ही है। तो देखिए, प्रपत्र संख्या 1 है और इसी प्रकार से आपका प्रपत्र 1, 2, 3, 4 4 प्रपत्र होंगे और चारों प्रपत्र को भरना कैसे है ये हम इस जो वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ये ज़रूरी इसलिए ताकि आपसे कोई गलती ना हो, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, ये जो प्रपत्र आप देख रहे हैं, प्रपत्र 1 मेरा जूनियर असिस्टेंट जो 2019 की एग्ज़ाम हुआ था, जूनियर असिस्टेंट 2019 का एग्ज़ाम हुआ था, उसका डीबी जो मैंने करवाया था उसका ये देखिए पूरा प्रपत्र है। देखिए, फॉर्मेट बिल्कुल सेम है लेखपाल का और जूनियर असिस्टेंट 2019 का मैंने अभी मैच कर लिया है। तो जैसे मैंने ये भरा था, मेरा कोई गलती नहीं हुआ था। देखिए, सबसे पहले क्या लिखा होगा, विज्ञापन संख्या आपका लिखा होगा, विभाग का नाम आपका लिखा होगा, इसके अलावा आवेदन स्वीकार की जाने की अंतिम तिथि लिखा होगा। क्योंकि जो भी आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे कि EWS सर्टिफिकेट हो गया, जो भी सर्टिफिकेट आपका आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रोल नंबर यहाँ पर लिखा होगा। इसके बाद देखिए, ये सब मैंने भरा था, ये मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ कि मैं आपको जो है जानकारी बिल्कुल सही दूंगा, कैसे विषय भरना है, कैसे परसेंटेज भरना है, कैसे रोल नंबर भरना है। यहाँ पर जो है सारा देखिए लीजिए, कैसे प्रमाण पत्र संख्या कैसे भरना है। और अगर आपके पास जो है फ़ीस की रसीद नहीं है, फ़ीस की रसीद है तो कैसे भरना है, ये सब। और लास्ट में साइन, सिग्नेचर और एड्रेस कैसे लिखना है, ये पूरा जो है डिटेल में देखने वाले हैं। अब आते हैं हम लेखपाल वाले प्रपत्र 1 पे। तो देखिए, ये लेखपाल का प्रपत्र 1 है और बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले लिखा है कि केवल वक्ष तक की 3x4 सेंटीमीटर साइज़ की नवीनतम फोटो स्वप्रमाणित होनी चाहिए और तिथि, और यहाँ पर आप लिखना है तिथि सहित पठनीय हस्ताक्षर भी करना है। तो यहाँ पर
फ़ोटो कोई भी चल जाएगा, जो आपने फॉर्म में लगाया था वो भी चल जाएगा, जो आपने नया कोई फ़ोटो खिंचवाया वो भी चल जाएगा। इस पर आपको सेल्फ अटेस्ट करना है, साइन करके नीचे डेट भी लिखना है। पहला काम ये हो गया। दूसरा, विज्ञापन संख्या आपका लिखा ही हुआ है। आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 28 तारीख महीना 1 2022 था। यहाँ पर आपका रोल नंबर और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा। लिखा कि पद या सेवा का नाम जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन दे रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे तो लेखपाल, इंग्लिश में लिखेंगे तो भी लेखपाल। तो किस पद के लिए आवेदन लिया जा रहा है, तो लिखेंगे आप लेखपाल, राजस्व लेखपाल आप यहाँ पर लिख देंगे। दूसरा, आपका नाम लिखा ही है। तीसरा आ गया कि अभ्यर्थी के पत्र व्यवहार का पूरा पता। तो पत्र व्यवहार का मतलब होता है कि जिस पते पर आपको कोई भी सूचना दी जाए, जैसे कि लेटर भेजा जाए या कुछ भी, तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है। यहाँ पर मूल आपका जो है निवास स्थान नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। तो आपको यहाँ पर लिखना है पत्र व्यवहार, यानी कि ऐसा स्थान आप लिखिए जहाँ पर आप वर्तमान में रह रहे हैं या जहाँ पर कोई भी लेटर भेजा जाए तो आप तक पहुँच जाए। तो यहाँ पर आप वो जो है जगह का नाम लिखेंगे। ग्राम, नगर, जिला, राज्य का नाम जहाँ का अभ्यर्थी स्थायी निवासी है। तो देखिए, पहला तो था कि डाक द्वारा अगर कोई सूचना भेज जाए तो आपके पास पहुंच जाए, वो हो जाएगा आपका पत्र व्यवहार का पता। दूसरा, आपका यहाँ पर स्थायी पता लिखना है, यानी कि पहले ग्राम लिखिए, उसके बाद जिला लिखिए, उसके बाद राज्य लिखिए, जहाँ के आप स्थायी निवासी हैं। ये दूसरे जो है चौथे नंबर कॉलम में हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ आपका जो है लिखा होगा पहले से ही, कोई परेशानी नहीं है। तीसरा, आते हैं छठे नंबर पे, अभ्यर्थी के पति या पिता का नाम। जिसका विवाह हो गया है वो पति का नाम लिखेगा, जिसका विवाह नहीं हुआ है वो पिता का नाम लिखेगा यहाँ पर। दूसरा, तो पहला क्या लिखा है कि अभ्यर्थी के पति या पिता का नाम यहाँ पर क वाले में लिख देंगे। अभ्यर्थी के पिता या पति का जन्म स्थान, तो देखिए शादी हो गया है तो पति का लिखना है, विवाह नहीं हुआ तो पिता का लिखना है यहाँ पर। अभ्यर्थी के पिता पति यदि मृत हो तो अंतिम पता लिखना है यहाँ पर। क्या पति पिता ने कभी राष्ट्रीयता बदली है, हाँ या ना, यहाँ पर आपको लिख देना है, कोई परेशानी इसमें नहीं होगी। अगला आते हैं 7 नंबर पर, क्या अभ्यर्थी तथा अभ्यर्थी के पिता पति जन्म अथवा अधिवास के भारतीय नागरिक हैं। यदि नहीं तो पूरा विवरण दें। देखिए सभी लोग जो है स्थायी नागरिक भारत के रहे होंगे, भारत के नागरिक रहे होंगे, तो हाँ लिख देंगे। नहीं वाला केस काफ़ी कम आएगा, तो यहाँ पर हाँ आपको लिख देना कि यहाँ के जो है नागरिक हैं शुरू से ही। अगला है 8वां, क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित किसी प्रकार का आरक्षण चाहते हैं। यदि उत्तर हाँ है तो हाँ में दीजिए, नहीं है तो नहीं में दीजिए। यदि हाँ है तो वर्ग या जाति का पूरा नाम लिखना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप अनुसूचित जाति से हैं, तो यहाँ पर हाँ लिखिए पहले, और वर्ग या जाति में लिखिए SC, इतना काफ़ी रहेगा। यदि आप उम्र सीमा में छूट चाहते हैं, लिखा है ना कि यदि आयु सीमा में छूट चाहते हैं, तो यहाँ पर हाँ या ना लिखिए, ये आपका। और निर्धारित प्रपत्र प्रमाण पत्र जो है आपको संलग्न करना पड़ेगा साथ साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा। जैसे कि अगर आप OBC से हैं तो SC से हैं, ST से हैं। EWS में देखिए कोई आरक्षण आयु का नहीं मिलता है, तो यहाँ पर EWS में आयु का आरक्षण नहीं मिलेगा। 9 नंबर पर आते हैं, क्या अभ्यर्थी विवाहित है, हाँ या ना लिख दीजिए। यदि हाँ तो क्या अभ्यर्थी की एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं, अथवा क्या अभ्यर्थी ने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसकी पत्नी पहले से जीवित ही है। तो देखिए यहाँ पर हाँ या ना लिखना कि एक से अधिक पत्नी वाला या डिक्लेरेशन देना पड़ता है। अब आते हैं शैक्षणिक तथा प्राविधिक परीक्षाओं में अभ्यर्थी उत्तीर्ण है। देखिए आपका जो ये लेखपाल की परीक्षा थी ये 12वीं पर आधारित थी, यानी कि इंटरमीडिएट पर आधारित थी। तो आप चाहें तो स्नातक अगर हैं तो स्नातक का भर दीजिए, स्नातक नहीं है तो भी कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए सबसे पहले हाई स्कूल का विषय लिखिए, हिंदी, अंग्रेजी आपका होगा, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, इसके अलावा SST होगा, विज्ञान होगा, कला होगा, जो भी होगा आपका यहाँ पर आप लिख दीजिए विषय। किस श्रेणी में पास हुए हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, यहाँ पर लिख देना है। किस वर्ष में पास हुए हैं, 2013, 14, 15, 16, 17, जिसमें आप पास हुए हैं हाई स्कूल वो लिखिए। कितना प्राप्तांक आपका रहा है प्रतिशत में लिख दीजिए तो भी चल जाएगा। प्रमाण पत्र संख्या यानी कि सर्टिफिकेट संख्या यहाँ पर लिखना है, और प्राप्त विशिष्टता का विवरण इसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे तो चल जाएगा। सेम इंटरमीडिएट में विषय आप लिख दीजिए, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ रहा वो लिख दीजिए। किस श्रेणी में पास हुए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, वो लिख दीजिए। किस वर्ष में पास हुए हैं वो लिख दीजिए। कितना प्रतिशत आपको मिला है, प्रमाण पत्र संख्या, इसको फिर छोड़ सकते हैं। जिसने स्नातक किया है वो स्नातक का विषय लिखिए, किस श्रेणी में पास हुए हैं, किस वर्ष में पास हुए हैं, प्राप्तांक कितना है, प्रमाण पत्र संख्या क्या है। अगर आपने स्नातकोत्तर किया तो भी लिख दीजिए। देखिए इसका मतलब तब होगा जब दो व्यक्ति का स्कोर समान होता है, यानी कि जब कट ऑफ, यानी कि मान लीजिए कि किसी का कट ऑफ गया 79 पे और दूसरे का भी गया 79 पे, या 79 छोड़िए, जो लास्ट कट ऑफ होगा अगर उस कट ऑफ पे 2-3 लोग अगर सेम नंबर पे आते हैं तो वहाँ पर सीनियरिटी देखी जाती है कि किसका सीनियर है उम्र में, उसको जो है वरीयता दिया जाएगा।
तो ये वहाँ पर काम आता है। वैसे वैसे आपका जो है केवल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन था लेखपाल के लिए। स्नातक है तो सही है, नहीं है तो भी सही है। अगर है तो बिल्कुल लिख दीजिए, छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। स्नातकोत्तर है तो भी लिख दीजिए, छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अन्य शैक्षिक प्राविधिक कोई आपके पास डिग्री है, यहाँ पर आप ट्रिपल सी, ओ लेवल है, बीटेक जो भी आपको हो वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। खेल कूद में यदि कोई आपको सर्टिफिकेट मिला है जिला लेवल पर, राज्य लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर, तो उसका विवरण आप यहाँ पर दे सकते हैं। अभ्यर्थी अपने विगत तथा वर्तमान नियुक्तियों का पूर्ण विवरण नीचे दे। यदि अगर किसी पद पे आपने पहले काम किया है, यहाँ पर आप किसी पद पे वर्तमान में काम कर रहे हैं तो उसको लिखिए। वेतन का वेतन तथा वेतन का क्रम क्या है वो लिखिए। सेवा आयोजन का पूरा नाम लिखिए, प्रवेश की तिथि, नियुक्ति का स्थान और पद त्याग की दशा में छोड़ने की तिथि, ये सब आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद प्रदत्त प्रमाण पत्र संख्या। देखिए, अभ्यर्थी विज्ञापित अनिवार्य तथा अधिमानी अर्हताओं से संबंधित निम्न विवरण दीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो देखिए यहाँ पर जो अनिवार्य अर्हता है उसमें आपका क्या होना चाहिए, केवल आपके पास हाई स्कूल हो। यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाई स्कूल का, दूसरा इंटरमीडिएट का, यानी कि 10th और 12th जो है यहाँ पर अनिवार्य शैक्षिक अर्हता मांगा गया। तो यहाँ पर आप 10th का प्रमाण पत्र संख्या, 12th का प्रमाण पत्र संख्या लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये ज़रूरी हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा इससे। इसके अलावा कोई भी अनिवार्य शैक्षिक अर्हता नहीं मांगी गई है। ठीक है, तो इतना आपको भरना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और ट्रिपल सी वगैरह तो डाल दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। अब आगे क्या पूछा है, क्या अभ्यर्थी ने टेरिटोरियल सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा दी है, हाँ या ना लिख दीजिए। हाँ, हाँ है तो प्रमाण पत्र संख्या। क्या आपने एनसीसी का 20 सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, हाँ या ना। अगर हाँ है तो प्रमाण पत्र संख्या भर दीजिए। इसके अलावा किसी भी न्यायालय द्वारा यदि आप दंडित हैं तो पूरा विवरण दीजिए। क्या अभ्यर्थी किसी राज्य लोक सेवा आयोग अथवा किसी अन्य चयन आयोग द्वारा डिबार किया गया तो विवरण दीजिए। राजकीय सेवा से आपको बाहर निकाला गया तो भी विवरण दीजिए। ये सब जो है कारण आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब देखिए, इस पॉइंट में काफ़ी लोगों को डाउट होगा कि जो आवेदन शुल्क जमा करने की जो राशि था उसका विवरण दें। बहुत लोगों के पास फीस की रसीद नहीं होगी। पहली बात आप समझ लीजिए कि यदि आपके पास फीस की रसीद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि जब हम लोग जूनियर असिस्टेंट की डीवी में गए थे तो काफ़ी छात्र ऐसे थे जिनके पास फीस की रसीद नहीं थी। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर आपका सारा डिटेल पहले से ही मौजूद होता है, तो किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। यदि आपके पास है तो बिल्कुल लिखिए कि बैंक जो ट्रांजैक्शन आईडी थी उसका चालान संख्या लिख दीजिए। कितने रुपए का था, 185 रुपये था, या जितने रुपए का फीस आपका लगा होगा उतना लिखिए। किस तिथि को आपने फीस जमा किया, बैंक शाखा का नाम, एसबीआई वगैरह जो भी हो, जिले का नाम लिख दीजिए। है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये बात आप याद रखिएगा। अब घोषणा क्या करना है कि मैं अपना नाम लिखना है, घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो सब दिया गया है वो सब सत्य है, कोई असत्य पाया जाएगा तो इसके लिए मैं जिम्मेदार होऊंगा। दिनांक लिखिए, स्थान लिखिए। स्थान का मतलब यहाँ पर आप लिख दीजिए लखनऊ में, क्योंकि इस फॉर्म आप लखनऊ में जमा करेंगे ना, पिकअप भवन में। अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, पूरा नाम, पूरा पता यहाँ पर आप लिख देंगे अच्छे से। तो जो लागू ना हो वहाँ पर काट दिया जाए, तो उससे कोई परेशानी आपको नहीं होगा। तो देखिए, प्रपत्र संख्या 1 में कोई भी डाउट आपका नहीं बचा होगा। तो ये प्रपत्र संख्या 1 जो है पूरा हो गया। अब देखिए प्रपत्र संख्या 2 में क्या क्या दिया है। इसमें भी आपका रोल नंबर वगैरह, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा। तो जो ये प्रमाणीकरण के लिए होता है, यानी कि अटेस्टेशन के लिए होता है, तो आपका नाम पहले से लिखा होगा। पिता का पूरा नाम लिखिए, यदि उपनाम के साथ लिखिए। माता का नाम लिखिए, पिता का नाम, पति का नाम, माता का नाम और पत्नी का नाम। शादी हो गया है तो पति और पत्नी का नाम यहाँ पर लिखना है। विवाह नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित का जन्म स्थान क्या होगा, यदि शादी होगी तो पति का नाम लिखिए या पत्नी का नाम लिखिए, जन्म स्थान। इसके अलावा स्थायी निवास का पूरा पता यहाँ पर लिखिए, थाना, सड़क मार्ग जो भी आपको पता है उसके साथ। यदि मूलतः पाकिस्तान का निवासी हो तो उस देश में पता था भारत में प्रवचन। देखिए ऐसा कुछ होगा नहीं, ऐसा मुझे कम लगता है कि कोई ऐसा होगा। वर्तमान या पत्र व्यवहार का पता यहाँ पर लिखिए, जहाँ पर आप कोई लेटर आपको मिल जाए वहाँ पर। डेट ऑफ बर्थ आपका पहले से लिखा होगा। इसके बाद क्या होगा इम्पोर्टेंट कि शैक्षिक योग्यता, जिसमें उम्मीदवार को 15 वर्ष की आयु से शिक्षा प्राप्त करने के स्थान और स्कूलों तथा कॉलेजों में व्यतीत किए गए वर्ष। तो स्कूल कॉलेज का पता नाम, यानी कि आप हाई स्कूल और इंटर का पूरा कॉलेज का नाम लिखिए। हाई स्कूल का पहले लिखिए, प्रवेश का दिनांक, छोड़ने का दिनांक, जो परीक्षा पास की हो, यहाँ पर हाई स्कूल लिख दीजिएगा। दूसरा यहाँ पर इंटर के लिए लिखिएगा, प्रवेश का दिनांक, छोड़ने का दिनांक, और यहाँ पर लिख दीजिएगा इंटरमीडिएट, ये हो जाएगा। कार्यालय या फर्म यदि कोई हो जहाँ आपने काम किया हो तो उसका पूर्ण विवरण दीजिए। जहाँ पर आपने पहले काम किया हो, तो जिस पद पर काम किया हो, कब से कब तक काम किया, उस संस्था का पूरा पता लिखिए। नौकरी छोड़ने का कारण लिखिए, ये सब आपको लिखना होगा। इसके अलावा क्या आप किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए हैं, ये सब जो है बात आपको हाँ या ना में सिर्फ आंसर देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
क्या इस प्रमाणीकरण प्रपत्र को भरते समय आपके खिलाफ न्यायालय द्वारा कोई वाद विचाराधीन है? हाँ या ना लिखना पड़ेगा। इसके बाद जो घोषणा पत्र, दिनांक, स्थान, हस्ताक्षर, पूरा नाम, पता। तो प्रपत्र 2 में जो है कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए प्रपत्र 3 में क्या करना है। प्रपत्र 3 में अपना नाम हिंदी में लिखिए देवनागरी लिपि में। जैसे कि मेरा नाम सौरभ शुक्ला है तो हिंदी में देवनागरी लिपि मतलब ऐसे लिखना है, सौरभ शुक्ला। तो ये आपका हो जाएगा, देवनागरी लिपि में पूरा नाम हो जाएगा। पिता या पति का नाम, यदि स्त्री विवाहित हो तो पति का नाम लिखना होगा अथवा पिता का नाम लिखना होगा। जन्म तिथि अंकों में पहले से दिया है, शब्दों में आप लिखेंगे। स्थायी पता लिखेंगे और पत्र व्यवहार का पता लिखेंगे। सेवा या पद जिसके लिए आवेदन दे रहे हैं तो यहाँ पर आप लिख देंगे राजस्व लेखपाल। क्या लिखेंगे? राजस्व लेखपाल। यदि आप किसी वर्ग जाति से हैं तो जाति लिखिए, SC ST जो भी लिखना हो वो लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए परीक्षाएं जिनमें उत्तीर्ण हो तो यहाँ पर 10th लिख दीजिए, परीक्षाएं 10th क्लास। विषय लिख दीजिए, अनुक्रमांक, वर्ष और श्रेणी। 12th लिख दीजिए, किस विषय से आपने पास किया वो लिख दीजिए, अनुक्रमांक, वर्ष और श्रेणी। इतने से काम चल जाएगा। यदि आपने स्नातक किया है, ग्रेजुएशन किया है तो आप उसका भी यहाँ पर लिख सकते हैं छोटा छोटा करके। विगत एवं वर्तमान नियोक्ता का विवरण, यदि आपने कोई पहले ही काम किया है तो किस तिथि से किस तिथि तक काम किया है, किस पद पर काम किया है और वेतन क्रम आपका क्या था, यहाँ पर आपको लिखना होगा। बस ये आपका जो है प्रपत्र 3 भी जो है पूरा हो गया। देखिए अब आते हैं प्रपत्र 4 में। देखिए इसमें आपको कई परेशानी जो है सामने आएगी। क्यों? क्योंकि आपको इसमें क्या क्या सब्जेक्ट भरने में प्रॉब्लम हो सकता है। पहले देखिए हाई स्कूल का लिखा हुआ है, तो हाई स्कूल में कैसे आप भरेंगे? देखिए पहले हिंदी, अंग्रेजी, गणित 3 विषय दिया हुआ है। तो हाई स्कूल में आप अगर देख रहे हैं तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अपना पहले कैसे भरा था। देखिए प्रपत्र 2 कुछ इस प्रपत्र 1 आपको मैंने दिखा दिया था। देखिए प्रपत्र 2 कुछ इस प्रकार से भरना है और प्रपत्र 1 में जो आपको ये लिखना था चालान वगैरह पूरा ऐसे लिख लेंगे। प्रपत्र 2 में जो है आपका नाम, माता का नाम, पिता का नाम, अपना स्थायी निवास का पता और जो है आपका पत्र व्यवहार का पता जो है आप ऐसे लिख देंगे। इसके अलावा देखिए जो आपका पहले कॉलेज का नाम, किस डेट में प्रवेश लिया, छोड़ा कब और कब पास किया, ये सब पूरा डिटेल आप लिख देंगे। इसके बाद जो है आपका जो प्रपत्र 3 था, अब वहीं प्रपत्र 3 आ गया ना, स्थायी पता, पत्र व्यवहार का पता, ये तो हो गया था। विषय कैसे भरना है? 10th 12th BA सब्जेक्ट ऐसे भर लेंगे बिल्कुल, और यहाँ पर रोल नंबर के साथ प्रथम द्वितीय श्रेणी जो होगा आप वो लिख देंगे। अगर आपने कोई नौकरी इससे पहले नहीं की है तो ये सब आप खाली छोड़ देंगे, इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब आते हैं देखिए भरना कैसे था जो आपका चौथा प्रपत्र नंबर था। तो देखिए सबसे पहले अगर आपको हाई स्कूल का भरना है, इंटर का भरना है और स्नातक का भरना है, देखिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला, ये 6 विषय जो है आपके हाई स्कूल के होते हैं। तो पूर्णांक कितने का होता है? 100 नंबर का होता है। कितने नंबर मिले आपको यहाँ पर आसानी से भर देना है। अब देखिए इंटरमीडिएट, हाई स्कूल का तो ये हो गया। अब इंटरमीडिएट अगर भरना है तो इंटरमीडिएट में हिंदी, अंग्रेजी, गणित तो आपका रहा होगा। देखिए विषय आपको अपने मन से लिखना है। तो देखिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित मैंने इसी में लिख दिया। इसके अलावा भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान जो है मैंने यहाँ पर 2 डाल दिया। ये आपका हो गया इंटरमीडिएट का। कितने में से कितना मिला है? देखिए 5 विषय होते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये होता है 5 विषय। तो पूर्णांक प्राप्तांक आप यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे। बात आई स्नातक की, तो देखिए स्नातक वाला कॉलम जो है आगे दिया हुआ है, स्नातक, ये स्नातक वाला कॉलम है। तो स्नातक में विषय कौन से आपके थे? देखिए स्नातक में कौन कौन से विषय थे? मेरा स्नातक में गणित भी था, यानी कि BA था, मैथ था, इसके अलावा हिस्ट्री था और पॉलिटिकल साइंस था। तो ये 3 विषय आप ऐसे देखिए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और मैथमेटिक्स। देखिए BA में मैथ होता है, ये बात आप याद रखिएगा। कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते। तो कितने में से 200 में से 93 मिला, 350 में से कितना मिला, 350 में से कितना मिला, ये आप इस प्रकार से भर देंगे। तो सब्जेक्ट और ये आपका नंबर भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए इसको आप देख लीजिए, बिल्कुल आपको ऐसे ही भरना है, नहीं तो बाद में आप गलती ज़रूर करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा। इसके अलावा आपको हाई स्कूल में कितने में से कितना मिला वो लिख दीजिए, इंटर में कितने में से कितना मिला और ग्रेजुएशन में कितने में से कितना मिला, प्रथम द्वितीय श्रेणी लिख दीजिए और नीचे हस्ताक्षर कर दीजिए। तो इस प्रकार से जो है आपका पूरा प्रपत्र कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए मैंने अपना पूरा भरा हुआ जो है आपको प्रपत्र दिखा दिया कि कैसे आपको सब्जेक्ट भरना है, नीचे फर्स्ट सेकंड थर्ड और हस्ताक्षर कर देना है। तो इस प्रकार से आपका जो है चारों प्रपत्र पूरा हो जाएगा। देखिए अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई भी सवाल है तो ज़रूर पूछिए, सब डाउट आपका क्लियर कर दिया जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाले सारे डाउट आपके क्लियर होते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।